हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं पर्सनली जो लिंक है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी ऐप के ऊपर आपके लिए 4 जो मॉक टेस्ट हैं वो फ्री उपलब्ध हैं। अगर आपने इन मॉक टेस्ट को नहीं दिया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप इन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। ये सभी मॉक टेस्ट आपके चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप इन मॉक टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को देखिए कि कितने आप चीज़ों के लिए तैयार हैं, कितने आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करके इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये में इस कोर्स को ले सकते हैं, जिसके आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, जिसमें आपको विद पीडीएफ जो आपकी क्लासेस हैं वो मिलेंगी, ताकि पीडीएफ को आप प्रिंट निकलवा कर ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका जो सेट है इसमें मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यह आपका सोशल साइंस पीवाईक्यू का सेट नंबर 4 है। हम इंग्लिश के भी इस तरह से हर सेट को करने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको इनकी थ्योरी चाहिए तो आप कोर्स परचेज करके एकदम डिटेल से बेस्ट तरीके से थ्योरी को कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि बेबर या धैया नाम की जो झूम कृषि है ये कहाँ पे की जाती है। आप क्वेश्चंस को देखिए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजील में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं। कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, उस कृषि को क्या कहते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, इजी क्वेश्चन है। बांस की खेती कहाँ पर की जाती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम काटो व जलाओ और झाड़ और झंझार वाली खेती के रूप में किसको जाना जाता है, हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से गहन कृषि की विशेषता नहीं है। तो इस तरीके से हम काफ़ी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, आगे और भी हैं, तो उन सबको हम देखने वाले हैं। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बेबर या धैया नाम से झूम कृषि को कहां पर जाना जाता है। अब आपको अच्छे से पता है झूम कृषि, जिसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, यानी कि जो जगह बदल बदल के की जाती है। इसके बारे में थ्योरी क्लासेस में मैंने डिटेल से बता रखा है। तो देखिए, जो झूम कृषि है ना, झूम कृषि बोला जाता है आपके उत्तर पूर्व के अंदर। कहाँ पे, उत्तर पूर्व में, यानी कि जो स्थानांतरित कृषि है स्लैश और जो वर्ण कृषि है उसको झूम कृषि कहते हैं। कहाँ पे, उत्तर और पूर्व के अंदर। लेकिन इस कृषि को बेबर या धैया कहाँ पे कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया है। गुजरात के अंदर, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बोलेंगे बेबर या धैया, आंध्र प्रदेश में हम बोलेंगे पोडू या पेंडा। और यहां से आपकी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा आप। उड़ीसा के अंदर हम कहते हैं पामा डाबी या फिर कोमान या फिर बरिंगा। ठीक है, पामा डाबी, कोमान या बरिंगा, याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट में हम बोलते हैं कुमारी। क्या कहते हैं, कुमारी, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो हम वालरे या वाल्ट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वालरे या फिर वाल्ट्रे। हिमालयन क्षेत्र में हम खिल कहते हैं झूम कृषि को। झारखंड में हम बोलते हैं कुरुआ। क्या कहते हैं, कुरुआ। और उत्तर पूर्वी प्रदेशों के अंदर हम कहते हैं झूम। तो अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो आपका ये पूछा गया है।
और अब ये क्वेश्चन इतना इजी हो चुका है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हर जगह पूछा जा चुका है। तो इसलिए अब जो बाकी के आपके क्वेश्चंस है ना, उनके पूछने के चांसेस बनते हैं। और देखिए, पढ़ने का फायदा तभी है, पढ़ने का मजा तभी है जब हम थोड़ा सा आगे की सोच के चलें कि क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये सभी नाम याद रखने हैं, बार बार इनको रिवाइज करना है कि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, पोडू या पेंडा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, पामाडाबी, कोमान या ब्रिंगा आपका उड़ीसा में, कुमारी कहते हैं आपके पश्चिमी घाट के अंदर। उसके बाद वालरे या वाल्ट्रे के बारे में कहा जाता है तो आप दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चले जाएंगे। हिल की बात की जाती है तो आप हिमालयन क्षेत्र में, कुरवा आपका झारखंड में, और झूम आपका उत्तर पूर्वी प्रदेशों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? भाई सीधा और सिंपल सा है, भारत के अंदर झूम कृषि कहते हैं, अलग अलग और भी नाम है, आप देख चुके हैं, बेबर, धैया, ये सारी चीजें। तो आपका ये जो नाम है ये विदेशों में भी तो होगा ना। तो ब्राजील के अंदर पूछा है कि ब्राजील में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, और झूम कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, याद रखिएगा आप, स्थानांतरित कृषि। तो आपसे लिखा दिख जाए ना कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो वो भी आपका सही है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या कहते हैं देखिए, आप रोका कहते हैं, मसोले कहते हैं, कोनुका कहते हैं, या फिर मिल्पा कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए, क्या कहते हैं हम, रोका कहते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि आप झूम कृषि, जिसको हम बोलते हैं कर्तन या धैन, यानी स्लैश एंड बर्न कृषि। देखिए, इसकी जो डिटेल है ना, मैं थ्योरी क्लासेस के अंदर डिटेल दे चुका हूं कि इसको हम स्लैश या बर्न क्यों कहते हैं, यानी कि कर्तन और ध्यान प्रणाली क्यों कहते हैं। देखिए, जो आदिवासी लोग है ना, वो क्या करते हैं, एक जगह को, जंगल को साफ करते हैं, और साफ करने के बाद जो वहां पे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको यहीं पर गिरा देते हैं और जला देते हैं। तो जलने से जो राख बनती है वो तो क्या करती है, इस भूमि को उपजाऊ करती है। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, फसल उगाते हैं। तब कुछ समय के बाद बार बार फसल उगाने से ये जब भूमि बंजर हो जाती है ना, तो इस भूमि को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस भूमि को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाएंगे और वहां पे आपका फिर से जंगलों को काट कर साफ करेंगे। जो पेड़ पौधे कटे उनको यहीं पे गिराकर फिर से जला देते हैं। फिर से वो राख से क्या हो जाती है, भूमि उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरीके से ये करते जाते हैं। तो जगह जगह पर करते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कर्तन और स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि जब स्लैश करते हैं काटना, यानी कि पेड़ों को काटते हैं और काट कर क्या करते हैं, उनको जलाते हैं, इसलिए इसको कर्तन और ध्यान प्रणाली कहते हैं। तो ये सब चीजें एकदम डिटेल से मैं थ्योरी क्लासेस में करवा चुका हूं। अगर आपको थ्योरी क्लासेस देखनी है तो आप ऐप के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको बोलते हैं मिल्पा। और आपसे ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, आप समझिए इस बात को। आगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देंगे, टीचिंग एग्जाम्स को देंगे, तो आपसे 100% पूछे जाएंगे। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में बोलते हैं मिल्पा। वेनेजुएला की बात की जाए तो हम कोनु को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोनु को। ब्राजील के अंदर हो गया आपका रोका, ठीक है। और मध्य अफ्रीका में आपका मसोले, क्या कहेंगे, मध्य अफ्रीका में मसोले। इंडोनेशिया में बोलते हैं हम लदांग, क्या कहते हैं, लदांग। और वियतनाम के अंदर बोलते हैं हम रे। आपको ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं, और याद रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, कभी भी ट्रिक बना के याद मत कीजिए। आप कितने क्वेश्चंस की ट्रिक बनाएंगे, आपका याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है, बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए। वो माइंड से बिल्कुल निकलेंगी ही नहीं। आप एक बार मेरी मान के देखिए, आपको खुद इन चीजों का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, बार बार इनको रिवाइज कीजिए। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा, मिल्पा कहते हैं मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, कोनु को आपका वेनेजुएला में, रोक्का आपका ब्राजील में, मसोले आपके मध्य अफ्रीका में, लदांग कहते हैं इंडोनेशिया के अंदर, और रे कहते हैं वियतनाम के अंदर। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर उगाई जाती है। अब देखिए, सीधा और सिंपल सा है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप बताएंगे मुझे, बताइए आप क्या आंसर हो सकता है इसका। आपने कभी रोपण कृषि के बारे में सुना है कि रोपण कृषि क्या होती है? जो आपके दक्षिणी भारत के अंदर मैक्सिमम की जाती है। कहाँ पे? दक्षिण भारत के अंदर। जैसे केले की रोपण कृषि की बात की जाए, केले की रोपण कृषि तो आपके दक्षिणी भारत के अंदर होती है। ठीक है, कॉफी वगैरह के बारे में बात की जाए, कहाँ पे होगी? आपके दक्षिणी भारत के अंदर होती है। ठीक है, तो कौन सी कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी, रोपण कृषि। कहाँ पे की जाती है? आपके लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। रोपण कृषि यह भी एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है।
मैंने थ्योरी के अंदर उस एक सिंगल से सिंगल डिटेल को भी इंक्लूड किया है जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर। तो यहां से देखिए, अब यहां से मैंने ये किया, जब मैंने थ्योरी की ना तो हर एक सिंगल लाइन को मैंने इंक्लूड कर दिया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो हमारी थ्योरी क्लासेस के अंदर ना हो। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों को बार बार अच्छे से रिवाइज करना है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लिए और बार बार उन प्रिंट्स को, उन पीडीएफ को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे, रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ यानी कि इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ये आप याद रखिएगा कि कौन सी कृषि से प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, तो आपकी रोपण कृषि के अंदर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। अब आपको रबी की फसल बतानी है, चावल है, चना है, कपास है या फिर मोटे अनाज है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि चना। चना क्या है, आपकी रबी की फसल है, यानी कि आपकी सर्दियों के अंदर बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। एक्सप्लेनेशन को देखिए आप, कि शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इसे बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इसे काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों क्या है, आपकी मुख्य रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बांस की खेती कहाँ की जाती है, देखिए आप बांस की खेती के बारे में, दक्षिणी राज्यों में की जाती है, पश्चिमी राज्यों में की जाती है, उत्तर पूर्व के राज्यों में की जाती है या फिर आपके पूर्वी राज्यों में की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आपकी बांस की खेती है ये जो उत्तर पूर्व के आपके राज्य हैं उनमें की जाती है, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब राज्यों के अंदर। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। भारत में कॉफी, रबड़, गन्ना और केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय की खेती, कर्नाटक में कॉफी हो गया आपका, दक्षिणी भारत में केले की रोपण कृषि मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। और उत्तर पूर्व में अगर बात की जाए तो हम करते हैं बांस की खेती। कहां पे, उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां पे हम बांस की खेती करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और देखिए याद रखना बांस जो है ना आपकी एक घास है, ये कोई वृक्ष नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो बांस है ये क्या है, आपकी एक घास है, घास याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। देखिए हमसे नहीं है पूछा है। जब भी आप क्वेश्चंस को करें ना कम से कम 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ा कीजिए, तभी आप चीज़ों का अच्छे से आंसर दे पाएंगे। सोच समझकर चीज़ों को रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, यही एक सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। तो देखिए ज्वार, बाजरा, मक्का और मटर निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, हमसे नहीं है पूछा है। तो ये फसल कब बोई जाती है, आपकी गर्मियों में बोई जाती है, सर्दियों से पहले आपकी काट ली जाती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी। मटर क्या है, आपकी खरीफ की फसल नहीं है, ये आपकी रबी की फसल है, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में यानी कि सर्दियों आने से पहले इसको काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर जिसे हम अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सारी की सारी क्या है, आपकी खरीफ की फसल है। और रबी के अंदर मैंने आपको बता दिया, मटर किस में आएगा, आपकी रबी की फसल में आएगा। गेहूं किस में आएगा, आपकी रबी की फसल में आएगा। सरसों किस में आएगा, आपकी रबी की फसल में आएगा। सोयाबीन आपकी किस में है, खरीफ की फसल में है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको 100% याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काटो व जलाओ आ गया आपका स्लैश एंड बर्न यानी कि झूम खेती के बारे में बात हो रही है। और इसको हम झाड़ झंझार क्या बोलते हैं, झाड़ झंकार वाली खेती के रूप में किसे जाना जाता है। हमसे ये पूछा है काटो व जलाओ और झाड़ और झंकार वाली खेती के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए एक क्वेश्चन से कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की है। अब मैंने यहाँ पे झूम खेती से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन बता दिया आपको, नाम सिर्फ झूम कृषि और उससे रिलेटेड इतने ज्यादा नाम हो चुके हैं। तो काटो व जलाओ अब आप समझ गए होंगे किसको बोलते हैं, झूम कृषि को बोलते हैं। और झूम कृषि को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। ये भी मैं आपको 2 से 3 बार तो अभी बता चुका हूं इसी लेक्चर के अंदर। तो सीधा और सिंपल सा हो गया, काटो व जलाओ
व झाड़ और झंकार वाली खेती के रूप में किसे जाना जाता है? आपकी रोपण कृषि को, स्थानांतरित कृषि को, आत्मनिर्वाह कृषि को, या फिर गहन जीविका कृषि को? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 20। जो आपकी स्थानांतरित कृषि है ये आपकी काटो व जलाओ और झाड़ और झंकार वाली खेती के रूप में जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। यह एक कर्तन दहन प्रणाली यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। ये चीजें मैं आपको अभी जस्ट बता चुका हूं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। आपको याद रखना है ये चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका आ गया ना स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरण से, तो आप समझ गए होंगे इसको क्या बोलते हैं, हम स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी गहन कृषि की विशेषता नहीं है? देखिए गहन कृषि, अब ये गहन कृषि होती क्या है? ये गहन कृषि का मतलब हो गया कि जब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कोई अनाज उगाते हैं ना, तो उसको हम गहन जीविका कृषि कहते हैं, फिर गहन कृषि कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके जो उत्तर भारत का मैदान है, कौन सा आपका सिंधु का मैदान हो गया, गंगा क्षेत्र का मैदान हो गया, इधर आप जाएंगे तो आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, जिसको हम जलोढ़ मैदान बोलते हैं, जलोढ़ का मैदान, जलोढ़ मिट्टी का मैदान, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी के मैदान में कौन कौन शामिल है? आपका सिंधु वाला क्षेत्र, आपका ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र, और आपका कौन सा हो गया, गंगा वाला क्षेत्र। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? आपके जलोढ़ के मैदान के अंदर। तो देखिए सीधा और सिंपल सा है, अगर यहाँ पे जमीन क्या है आपकी, उपजाऊ है, तो उपजाऊ होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग बसेंगे, और ज्यादा लोग हैं तो उनको खाने के लिए ज्यादा अनाज भी चाहिए, है ना। तो इसलिए इस कृषि को बोला जाता है गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब यही होता है जब हम अपने जीवन यापन के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, तो इसको बोला जाता है गहन कृषि। अब हमसे पूछा है कि गहन कृषि की विशेषता नहीं है, तो भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, ये तो आपका है, मैंने जस्ट अभी आपको बता चुका हूं कि जनसंख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा अनाज उगाएंगे। सिंचाई का कम प्रयोग, ये आपका नहीं है। भाई आप ज्यादा से ज्यादा फसल उगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? भाई सीधा और सिंपल सा, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई देंगे ना, ज्यादा से ज्यादा जो रासायनिक निवेश है उनका आप यूज करेंगे। रासायनिक निवेश का मतलब आपके रासायनिक खाद्यों का आप यूज करते हैं, और उपरोक्त सभी तो आपका हो ही नहीं सकता। और हमसे पूछा था नहीं है, तो सिंचाई का कम प्रयोग ये आपका नहीं है, क्योंकि आपका सिंचाई का ज्यादा प्रयोग करते हैं हम गहन कृषि के अंदर, कम यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं है। याद रखिएगा, आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। आपको आंसर मिल गया होगा, जैव रासायनिक निवेशों का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, सिंचाई का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, और आपकी जनसंख्या का दबाव भी क्या होता है, अधिक होता है। मैं थ्योरी क्लासेस के अंदर आपको एक सिंगल से सिंगल लाइन दिखा दूंगा, इसलिए मैं बोलता हूं जिसने मेरी थ्योरी क्लासेस को एकदम डिटेल से और अच्छे से याद कर लिया ना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और याद करने का मतलब है समझ के याद करना, रटना नहीं है। इसलिए जब मैं थ्योरी क्लासेस करवाता हूं, हर एक सिंगल लाइन का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि चीजें आप रटे नहीं। अगर रटेंगे ना तो एग्जाम में आप तुक्के ही लगाएंगे, और अगर समझकर पढ़ेंगे ना तो तुक्के लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको उस चीज के पीछे का लॉजिक पता होगा, और जब लॉजिक पता होता है तो सीधा और सिंपल सा है, एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन घुमा ले आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे, अगर आपने समझ के पढ़ा है तो, ठीक है। तो इसलिए आप चीजों को रटिए मत, बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, कौन सी फसल हरियाणा और पंजाब में वाणिज्य फसल है और उड़ीसा के अंदर ये एक जीविका फसल है? अब जीविका का मतलब आपको पता है, वाणिज्य का मतलब क्या होता है, आपका व्यापार करना, यानी कि व्यापार के लिए बोई जाती है। तो ऐसी कौन सी फसल है, हरियाणा और पंजाब में तो वाणिज्य फसल है यानी कि व्यापार के लिए बोई जाती है, लेकिन उड़ीसा के अंदर ये एक जीविका फसल है, यानी कि लोग उसे खाते हैं, खाने के लिए उगाते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए उगाते हैं। देखिए आप ऑप्शंस को, गेहूं है, चावल है, गन्ना है, या फिर दालें हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि चावल। आप खुद देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर अगर जाते हैं तो चावल ज्यादा थोड़ी ना खाए जाते हैं, हम चावल उगाते हैं क्योंकि हमारी मिट्टी ऐसी है कि हम उगा सकते हैं। तो हम उगाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको सेल करते हैं, बेचते हैं ज्यादा। तो जो हरियाणा और पंजाब है यहाँ पे वाणिज्य फसल है आपकी चावल, लेकिन अगर आप उड़ीसा की तरफ जाएंगे, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पे चावल को बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो वहां पे एक जीविका की फसल है, जीवन निर्वाह की फसल है,
वहां पे ये वाणिज्य फसल नहीं है, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाणिज्य फसल। देखिए एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए आप कि इस प्रकार के कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। भाई सीधा और सिंपल सा लॉजिक है, वाणिज्यिक यानी कि व्यापार। और जब आप व्यापार ही करने लग गए किसी चीज का, तो आप क्या चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी फसल होगी, है ना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकें और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकें, रुपए कमा सकें। यही तो आपका मकसद होता है ना। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको फसल बोनी है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे बीजों का यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर रासायनिक उर्वरक मिलाएंगे यानी कि खाद मिलाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि फसल ज्यादा पैदा हो। और कीटनाशकों का आप यूज भी करेंगे कि आपकी फसल है ना वो अच्छी दिखे, वो खराब ना हो। तो ये सारी चीजें किस में करते हैं, आप व्यापार को अच्छा करने के लिए। तो सीधा और सिंपल सा है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है, वो हम देख ही चुके हैं कि कहीं पर क्या है, ये वाणिज्य की फसल है, तो कहीं पर ये खाने की फसल है। तो उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु उड़ीसा के अंदर क्या है, ये आपकी एक जीविका फसल है। मैंने आपको दिखा दी है थ्योरी के अंदर एग्जैक्ट लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आस, अमन और बोरो क्या है, आपको आंसर देना है। आस, अमन और बोरो क्या है, गेहूं की किस्म है, धान की किस्म है, गन्ने की किस्म है या फिर कॉफी की किस्म है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी आएगा। धान की किस्म है। किसकी किस्म, आपके धान की किस्म है यानी कि चावल की किस्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती है। आपका सीधा और सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आप 699 रुपए में आसानी से उसे परचेज कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाएगी। आप पीडीएफ निकाल के, प्रिंट निकाल के बार बार चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इजी है तैयारी करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है और कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए आपका थैंक यू।